तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। अभी हाल में ही पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट्स पास किया है, एक ऑर्डर भी कहें या एक तरह से एक अपनी राय, और वो ये, दुनिया में आज तक किसी देश में किसी अदालत ने ऐसी चीज नहीं कही। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पाकिस्तानी आर्मी है, पाकिस्तानी सेना, वो सरहद की निगहबानी करे, देश की रक्षा करे, जिसके लिए वो है, बिजनेस ना करे, कारोबार ना करे। अब ये सुनकर बड़ा अटपटा लगता है कि भाई किसी भी देश की जो सेना होती है वो देश की रक्षा करती है, हिफाजत करती है, सरहदों की निगरानी निगहबानी करती है, पर कारोबार ना करे, ये अजीब नहीं लगता? आपको सुनकर अजीब लगेगा कि अगर कोई किसी देश की सेना चावल, दाल, घी, मंजन, कपड़े, तेल, गैस, प्लॉट, घर, सीमेंट, ये सारी चीजें बेचने लगे और इसका कारोबार करे, तो कैसा लगेगा सुनकर कि भैया तुम आर्मी में हो, तुम्हारा काम है कुछ और, ये तुम व्यापारी कब से बन गए? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यूं ही नहीं कहा। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान की आर्मी जो बिजनेस करती है, उसका जो नेटवर्थ है, जो उनकी पूरी कमाई है, जो उनका सब कुछ है, वो हमारे देश के अंबानी और अडानी की टोटल प्रॉपर्टी से भी ज्यादा है। अब अंबानी और अडानी ये एशिया और दुनिया के टॉप में आते हैं, जिनके पास बेइंतहा पैसा है, लेकिन इन दोनों से ज्यादा मिलाकर पाकिस्तानी आर्मी के पास है। कैसे, कहां से? पहला सवाल। दूसरा, क्यों हमेशा पाकिस्तान और इंडिया के रिश्ते खराब रहते हैं? इसके पीछे कौन है? वहां की सरकार या आर्मी? 3, 77 साल हो गए, 77 ईयर पाकिस्तान को बने हुए। इनमें से 5 डिकेड्स, 5 दशक या 50 साल से ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान पर रूल किया। इस दौरान में 29 प्राइम मिनिस्टर आए पाकिस्तान में, किसी ने अपना टेन्योर या कार्यकाल पूरा नहीं किया। क्यों? पाकिस्तान के बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर या तो मारे गए, रहस्यमयी मौत हो गई, कैद हो गए, फांसी दे दी गई, या देश छोड़कर चले गए, या देश छोड़कर उनको भगा दिया गया। क्यों? ये सारे क्यों और ये बिजनेस, इन सारी चीजों के सवाल के जवाब आपको आज इस कहानी के जरिए आपको देने की कोशिश करता हूं। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो उस वक्त ये हुआ कि भाई धर्म के नाम पर जो जिधर जाना चाहे, रहना चाहे जाए। तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गए। तो ये तो हुआ लोगों का बंटवारा। और भी चीजों का बंटवारा हुआ था। जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तब पूरे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब जो है, ये एक ही देश था। तो इन सब की आर्मी भी एक ही थी, मिलिट्री एक थी। तभी हुआ कि बंटवारा के बाद आर्मी का बंटवारा भी होगा क्या, और होगा तो कैसे? इंडस्ट्री थी बहुत सारी, जिससे देश चल रहा था, तो उस इंडस्ट्री का बंटवारा कैसे होगा? फिर पूरे देश में एक ही बैंक था, जो हमारे यहाँ आज भी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो पाकिस्तान की तरफ भी था, तो उसका बंटवारा कैसे होगा? तो बाकायदा इसके लिए भी अंग्रेजों के साथ मिलकर बैठक हुई, बातचीत हुई, और फिर यह तय हुआ कि पाकिस्तान जब अलग देश बना तो उसको जो कुल मिलिट्री सब मिलाकर थे, हमारी आर्मी, सेना, उसका 33% पाकिस्तान को देंगे। मतलब सेना के अंदर भी बंटवारा हुआ, और यह हुआ कि 33% मिलिट्री पाकिस्तान में जाएगी, और वो पाकिस्तान उनको ओन करेगा। बाकी के हमारे देश में, अपने भारत के हिस्से में आए। फिर यह है कि टोटल रेवेन्यू उस वक्त कितनी हमारे पास माल थे, खजाने में कितने पैसे थे, जो हर देश का होता है, तो रेवेन्यू कितना? तो इसमें हुआ कि रेवेन्यू टोटल जो है उसका 17%, 17% पाकिस्तान को देंगे। जब 47 से पहले पूरे देश में हमारे जो इंडस्ट्री थी अलग अलग, लगभग 1000 के करीब थी, तो उसमें से ये हुआ कि 34 इंडस्ट्री पाकिस्तान के हिस्से में जाएगा, 921 इंडस्ट्री हमारे हिस्से में। तो 34 इंडस्ट्री, 33% आर्मी का पूरा हिस्सा पाकिस्तान को, 17% रेवेन्यू, ये सारी चीजें दी गई। फिर यह हुआ कि हमारे उस वक्त खजाने में कैश कितना है, जो हर देश का एक अपना होता है, जिससे हम बाहर से चीजें खरीदते हैं।
तो उस वक्त 1947 में 400 करोड़ रुपीस थे हमारे खजाने में, बाकी तो अंग्रेज ले गए थे। तो ये हुआ कि इन 400 करोड़ों में से 75 करोड़ पाकिस्तान को देंगे, 75 करोड़, और उनमें से 20 करोड़ रुपए 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को दे दिया गया। बाकी के जो बचे 55 करोड़ वो अलग अलग इंस्टॉलमेंट में देने थे। तो ये सब आबादी और इलाके के हिसाब से बंटवारा हो गया, लोगों के अलावा। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। अब पाकिस्तान को अलग मिलिट्री मिल गई, इंडस्ट्री मिल गई, रेवेन्यू मिल गया, कैश भी उनको मिल गया 75 करोड़, जिसमें से 20 करोड़ दे भी दिए 15 अगस्त को, बाकी के देने थे। लेकिन पाकिस्तान के सामने चुनौती ये थी, जो हमारे सामने भी थी, कि रिफ्यूजी की बाढ़ आ गई। अब उनको बसाना, फिर बाकी चीजें रोकना, बहुत पैसे की जरूरत थी। तो इंडिया ने ये सोचा था कि बाकी के 55 करोड़ दे देंगे, लेकिन हुआ यह कि उसी दौरान में पाकिस्तान की अब नजर कश्मीर पर पड़ गई, और उन्होंने कबायलियों और इसके जरिए पाकिस्तान में, और अपनी जो आर्मी 33% उनके हिस्से में आई थी उनको भी साथ लिया और कहा कि अब कश्मीर भी अपने कब्जे में कर लेंगे। तो उन लड़ाई जो पैसे हमने दिए थे, जो उनके हिस्से के थे, वो उन्होंने हथियार खरीदने में खर्च कर डाले और अपने वेलफेयर और डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। तो खैर वो कश्मीर में फिर उनको खदेड़ा गया, बाहर गए। तो इस गुस्से में फिर जो उनको बाकी 55 करोड़ देने थे, वो भारत सरकार ने, उस वक्त नेहरू प्राइम मिनिस्टर, वल्लभ भाई पटेल, इन सब ने देने से मना कर दिया। लेकिन फिर गांधी जी बीच में आ गए और उन्होंने कहा नहीं, वादा किया है तो इनको बाकी के पैसे दे दो। तो गांधी जी के फिर समझौते के बाद पाकिस्तान को बाकी के 55 करोड़ रुपए भी दे दिए गए। चलो जाओ, तुम अपना जो करना है आप करो। अब यहां से पाकिस्तान अपने नया एक देश अपने आप को भाई विकसित करे, डेवलप करे, इंडिया अपना करे। पर मजबूरी ये थी कि पाकिस्तान के पास जिन्ना के अलावा कोई ऐसा लीडर ही नहीं था। और हमारी खुशनसीबी ये थी कि इंडिया के पास गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और न जाने कितने ऐसे लीडर जो मजबूत, जिनकी एक सोच, एक विजन था। तो अब ये हुआ कि भाई देश तो आज़ाद हो गया, अंग्रेजों को तो भगा दिया गया, अब चलो हम लोग कुछ अपना डेवलपमेंट का काम करें। तो इंडिया तो डेवलपमेंट के काम में लग गया। लेकिन पाकिस्तान कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। कोई भी देश चलता है अपने होम प्रोडक्शन से, क्या क्या आपके पास प्रोडक्ट कर सकते हो आप, खेती बाड़ी, बाकी फैक्ट्रीज, और एक्सपोर्ट से, क्योंकि उससे पैसे आते हैं। अब पाकिस्तान का ये कि प्रोडक्शन के नाम पे कुछ नहीं, और उन्होंने ध्यान नहीं भी दिया, कुछ चीजें कर सकते थे, और एक्सपोर्ट कुछ ऐसी चीज थी नहीं कि बाहर के कोई देश खरीदे और उनको फॉरेन करेंसी मिले। और सबसे बड़ी चीज ये हो भी जाता, 33% जो पाकिस्तान को आर्मी मिली, उन आर्मी को लगा कि यार, क्योंकि सारे पैसे और रेवेन्यू उन्होंने अपने पास रखा। जब जिन्ना की मौत हो गई तो अब आर्मी ही दबदबा में, क्योंकि 33% शुरू से थी वो। धीरे धीरे अब पाकिस्तान यूं ही चलता रहा। 1964 आ गया, और 1964 ने एक वो कहानी लिखी जो आज भी जारी है और जिसकी वजह से आज पाकिस्तान कंगाल है। 1964 में पाकिस्तानी आर्मी ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया, आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट, और उसके जरिए ये किया कि जो बेसिक चीजें होती हैं इंसान के रोजमर्रा के इस्तेमाल की, वो उन्होंने उस ट्रस्ट के नाम पर खुद बेचना शुरू कर दिया। मतलब मार्केट पे कंट्रोल। अब आर्मी का काम तो है लड़ना, देश की हिफाजत करना, वो उतर आए बिजनेस में। अब बिजनेस में भी ऐसे उतरे कि सब कुछ फ्री का, जमीन भी फ्री का मिल रहा है, रेट भी अपने हिसाब से, कानून भी अपने हिसाब से बना रहे हैं। और ये सिलसिला 64 में चला, पहले सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया। इसके बाद 71 में जंग हुआ, जिसने पाकिस्तान को और कमजोर कर दिया। अब पाकिस्तान की जो सरकार जो भी आती, वो आर्मी के दबाव में, वो 33% शुरू से जब मिला था तो वो पावरफुल थे। फिर भी उस वक्त पाकिस्तान के हालात थोड़े ठीक थे आज की बनिस्बत। अब अचानक क्या हुआ कि अफगानिस्तान में, यूएसएसआर तब हुआ करता था, सोवियत संघ, उसने अफगानिस्तान में अपने पैर जमाने शुरू किए। अब अफगानिस्तान ऐसा इलाका था जो पाकिस्तान से लगता है, और उस वक्त दुनिया में 2 ही सुपर पावर थे, एक अमेरिका और एक सोवियत, रूस जिसको कहते हैं, यूएसएसआर अब तो रूस है सिर्फ।
तो अब इस एरिया में अमेरिका को एक ऐसा दोस्त चाहिए था जो रूस को रोक सके और अफगानिस्तान में अमेरिका का भी कुछ झंडा बुलंद हो। अमेरिका बहुत चालाक देश है, वो आमतौर पर डायरेक्ट किसी देश में अपनी सेना को भेज के जंग नहीं लड़ता। उसे मालूम है बहुत खर्चा होगा, लोग मरेंगे, वहां सवाल पूछे जाएंगे, कई चीजें होती है, डिफेंस में बहुत खर्चा होता है। तो अमेरिका ज्यादातर आप देखेंगे शैडो वॉर लड़ता है, मतलब परछाई, खुद नहीं लड़ेगा, दूसरों को आगे कर देगा, या फिर उसी देश में विद्रोहियों के गुट को तैयार कर देगा, उनको ट्रेनिंग देगा, हथियार देगा, कहेगा तुम लड़ो। लेकिन अब ये सब करने के लिए कोई जगह तो चाहिए जहां आप ट्रेनिंग भी दो। तो अफगानिस्तान में जब यूएसएसआर घुसा तो अमेरिका की नजर पाकिस्तान पे पड़ी। पाकिस्तान भी ये देख रहा था कि यूएसएसआर की दोस्ती इंडिया से ज्यादा है, पाकिस्तान से कम, तो उसे अमेरिका की तरफ देखना पड़ा, मजबूरी। अब अमेरिका ने कहा ठीक है, हम तुमको पैसे देंगे, तुम एक ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर हम तुम्हारी जमीन को इस्तेमाल करेंगे, तुम जो अफगानिस्तान में ये जो मुजाहिदीन हैं और कबायली, इनको ट्रेन करो और ये लड़ेंगे यूएसएसआर से। अब पाकिस्तान ने कहा ठीक है। अब पाकिस्तान को अमेरिका ने खुलकर एड देने शुरू कर दिए। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता वो देश है जो एड और लोन इन्हीं पे चल रहा है। तो उस वक्त खूब पैसे आए। अब पैसे आए तो ट्रेनिंग सब मिल रही है, पाकिस्तानी आर्मी और मालामाल हो गई। जितने एड आते थे अमेरिका देता था हथियार खरीदने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, अफगानिस्तान में लड़ने के लिए, उसमें से कुछ हिस्सा वो डालते, बाकी हिस्सा अपने पास रख लेते और खूब ऐश करते। पाकिस्तान की जो सरकार और जीती हुई जो भी उनके नुमाइंदे होते उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तो एड से पाकिस्तानी आर्मी का भला हो रहा है और यह खूब चला उस वक्त तक। लेकिन इत्तेफाक से 1989 में अफगानिस्तान वाली जंग खत्म हो गई। अब पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू। जो एड मिल रहा था वो अमेरिका ने अब कम कर दिया, क्योंकि अब उन्हें जरूरत नहीं थी पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान सोच रहा क्या करूं। इसी दौरान में जब ये चीजें हुई तब एड कम हो रहा, पाकिस्तान की माली हालत 89 के बाद अचानक खराब होनी शुरू हो गई, क्योंकि $1 बिलियन एड्स मिला करता था, वो सारी चीजें अब बंद, क्या करें। लेकिन पाकिस्तान का किस्मत ने साथ दिया। 9/11 हो गया अमेरिका में। अब उसके पीछे अलकायदा का नाम आया, उसामा बिन लादेन। अब अमेरिका ने फिर पाकिस्तान का पीठ थपथपाया, कहा कोई नहीं, हम तुम्हें फिर पैसे देंगे, तुम जरा अलकायदा को खत्म करने में हमारी मदद करो। अब फिर से एड मिलने लगा, पाकिस्तान खुश, आर्मी खुश, और उसके बाद वो वहां लड़ रहे हैं। जबकि पाकिस्तान की जो आवाम थी, जब यूएसएसआर थी तब भी और जब अलकायदा थी तब भी, वो कहते थे तुम अफगानिस्तान से मत लड़ो, क्योंकि वो भी मुसलमान है, भाई हैं, आप भाई भाई को क्यों मार रहे हो। लेकिन आर्मी को इन सब से कोई मतलब नहीं है। जो होता है ना कि हिंदू मुस्लिम ये सब बेकार की बातें। पाकिस्तानी आर्मी के लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, मजहब धर्म सब कुछ। तो अब अलकायदा के लिए पैसे मिलने लगे। लेकिन ये हुआ कि बाद में फजीहत ये हुई कि भाई जिसके लिए अमेरिका पैसा दे रहा है, अलकायदा के चीफ उसामा बिन लादेन को मारने के लिए, वो तो पाकिस्तान में ही मारा गया, एबटाबाद में। अब जब लादेन मारा गया, उसके बाद मुल्ला उमर, वो तो पाकिस्तान की हॉस्पिटल में मरा। तो इसके बाद ये हुआ अलकायदा खत्म। अब पाकिस्तान की फिर से कंगाली शुरू, अमेरिका ने पैसे देने बंद कर दिए गए। एक जमाने में करीब 400 बिलियन तक जो देता था वो 55 बिलियन पे आकर रुक गया। अब पाकिस्तान कहेगी क्या करूं, एड से ही देश चल रहा, अभी तक तरक्की, और जैसे हम लोग, हमारा देश कर रहा था हर चीज में तरक्की, पाकिस्तान ये सोचा ही नहीं था। तब दोबारा एड बंद। अब पाकिस्तान को लगा कि यार क्या करें। तभी चीन भी चतुर, उसने देखा कि इंडिया से तो बनती नहीं हमारी। तब पाकिस्तान ने चीन की तरफ देखा, क्योंकि उसे लगा दुश्मन का दुश्मन दोस्त। अब चीन से उसने कहा माई बाप मदद करो। चीन ने भी कहा ठीक है। अब उसने उसको पावर प्लांट और ये वो बनाना शुरू किया और एड देना शुरू कर दिया अंधाधुन। पर चीन ऐसी किसी को फ्री में पैसे नहीं देता। वो जिसको पैसे देता और अगर वो लोन नहीं लौटाता है तो उसके ज़मीन के टुकड़े पे कब्जा कर लेता है। श्रीलंका में भी यही हुआ, पाकिस्तान में भी वो एक सीपेक योजना है जिस पे काम कर रहा है, उस पे भी अंधाधुन पाकिस्तान के जो पावर सप्लाई है ज़्यादातर चीन कर रहा है। पर चीन कर्जा भी देता है पाकिस्तान को इस शर्त के साथ कि ये जो कर्जा दे रहा हूँ, जो भी वहाँ पे बनेगा, चाहे वो पावर प्लांट बने या कुछ और, हाईवे ये वो बनाएंगे हमारे चीनी इंजीनियर, चीनी मजदूर ही आएंगे, चीनी सामान ही लगेगा। तो मतलब एक तरफ पैसा दे रहा, दूसरी तरफ अपने मैन पावर, अपनी ही कंपनी को ठेका दे रहा, वो जाते हैं, उन्हीं पैसे भी कमा लेते हैं, पूरा पैसा वसूल हो गया। लेकिन जो कर्जा दिया हुआ वो वहीं का वहीं है, इंटरेस्ट अब भी वैसे ही वैसी है। पाकिस्तान को फर्क नहीं, मिल रहा है। तो अब चीन की तरफ चला गया।
अब ये सारी चीजें चलती रही और पाकिस्तान एड जो है बस उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहा। और इसी वजह से जब जब पाकिस्तान में कोई चुनी हुई मजबूत सरकार आती है और वो जैसे ही भारत के साथ रिश्ते की बात करती है तो पाकिस्तानी आर्मी अचानक चौकन्नी हो जाती। क्यों? उसे पता है कि ये पूरा एड और सब कुछ चल रहा है ये इंडिया को और कश्मीर के नाम पर। तो अगर रिश्ते ही अच्छे हो गए तो पाकिस्तानी आर्मी की इतनी ज़रूरत पड़ेगी कहाँ? तो फिर तो उनकी सारी कमाई बंद हो जाएगी, और कमाई बंद हो जाएगी तो फिर वो वैसे ही हो जाएंगे। तो आप कभी नोट कीजिएगा, जब जब पाकिस्तान के किसी नेता ने भारत के साथ रिश्ते बेहतर बनाने की पहल की, तब तब पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठनों के जरिए भारत में हमले करवाए। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ 2008 में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली आए थे। उस वक्त रिश्ते खराब थे तो बातचीत हुई, लगा कि अब रिश्ते बदलेंगे, ठीक होंगे, इसीलिए फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली आए थे। लेकिन जैसे ही दिल्ली आए उसके फौरन बाद मुंबई अटैक हो गया 26/11। 2016 में अपने नरेंद्र मोदी सीधे अचानक पाकिस्तान पहुंच गए थे लाहौर। नवाज शरीफ की फैमिली में किसी की शादी थी और ये लगा कि यार अब रिश्ते सुधरेंगे इंडिया पाकिस्तान में। लेकिन हफ्ता भर के अंदर पठानकोट पे अटैक हो गया। जो आसिफ अली जरदारी हैं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के, बेनजीर भुट्टो के हस्बैंड, पाकिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट, एक बार उन्होंने ये कह दिया जब वो प्रेसिडेंट थे कि हम जब भी इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते सुधारेंगे और अगर कभी ऐसे बुरे हालात होते हैं तो हम ये वादा करते हैं कि पाकिस्तान कभी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा। जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया, जैश ए मोहम्मद ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया, फिर रिश्ते खराब। 1999 याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी अपने बहुत सारे डिग्निटरीज को लेकर लाहौर गए थे। नवाज शरीफ तब प्राइम मिनिस्टर थे और बड़ी उसकी मीडिया में सुर्खियां आई और उस वक्त वाकई लगा था कि रिश्ता बहुत बेहतर होगा। 1999 में जैसे ही वाजपेयी साहब वहाँ गए और लौटे, मुशर्रफ ने, परवेज मुशर्रफ, करगिल वॉर कर दिया। नवाज शरीफ को ही पता नहीं था। तो ये पाकिस्तान का इतिहास है कि जब जब जिस नेता ने पाकिस्तान के भारत के साथ अच्छे रिश्ते करने की, बनाने की कोशिश की, पाकिस्तानी आर्मी ने आतंकवादी संगठनों के जरिए या फिर करगिल जैसे वॉर करके रिश्तों को बर्बाद कर दिया। अब ये रिश्ते पाकिस्तान क्यों बर्बाद करता है और पाकिस्तान कंगाल क्यों है, ये आपको पूरे डेटा के जरिए बताता हूं। 1964 में मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान की आर्मी ने एक चैरिटी के नाम पर अपना धंधा शुरू किया, बिजनेस, जिसका सुप्रीम कोर्ट में आया था। आपकी आंखें खुली रह जाएंगी जब आप देखेंगे कि आर्मी क्या करती है और उनके पैसे उनके पास कितने हैं, जो मैंने कहा अडानी अंबानी के पास भी नहीं है। जब इन्होंने अपना चैरिटेबल वो शुरू किया तो इसके बाद एक एक करके धीरे धीरे सालों वक्त के साथ बढ़ता गया। एक इन्होंने बनाया सबसे पहले फौजी फाउंडेशन, ये पाकिस्तानी आर्मी का था। फिर उन्होंने बनाया असाकरी फाउंडेशन। फिर उन्होंने बनाया शाहीन फाउंडेशन। शाहीन फाउंडेशन पाकिस्तानी एयरफोर्स से जुड़ा हुआ है। फिर बनाया बहारिया फाउंडेशन, ये पाकिस्तान नेवी का है, यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों अलग फाउंडेशन। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, इसके अलावा डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज, ये सारी चीजें बनाई और इन सब की जो नेटवर्थ है, मतलब कोई यकीन नहीं कर सकता। अब ये करते क्या है, ये सारी चीजें इन्होंने बना ली। इसको बनाने के बाद एक आम आदमी के रोजमर्रा के इस्तेमाल की जितनी भी चीजें हैं वो सब पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी नेवी, पाकिस्तानी एयरफोर्स बेचने लगे। क्या क्या बेचते हैं, क्या क्या बोलूं, मतलब हो सकता है कि कोई चीज छूटी ही ना हो। ये जो बेचते हैं और इससे जो पैसा, पहले तो फायदा होता है, ये सारा जो कुछ होता है ये तय होता है रावलपिंडी से कि कौन चीज कहां किस रेट में बिकेगी और क्या क्या ये बेचते हैं। पहले उसकी लिस्ट देख लीजिए। पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर जो है, जैसे अपने यहाँ बहुत सारे होंगे ना जो बिल्डिंगें बनाते हैं, जैसे डीएलएफ है या और भी है, पाकिस्तान में पहले नंबर पर जिसका नाम आता है वो पाकिस्तानी आर्मी का ही है। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर है। 50 अलग अलग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आर्मी से ही चल रहा है। पाकिस्तान के लाखों
एकड़ ज़मीन पाकिस्तानी आर्मी ने ले रखा अलग अलग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। सिर्फ DHA इस्लामाबाद, ये पाकिस्तानी आर्मी का है, 16,000 एकड़ पर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। DHA कराची 12,000 एकड़ पर प्लॉट्स, घर बन रहे हैं। अब ये करते क्या है कि सरकार से ये सारी ज़मीन फ्री में लेते हैं, फ्री में लिया और इसके बाद अब उसको डेवलप करते हैं और ऊंचे ऊंचे दामों पर ये आम लोगों को घर बनाकर बेच रहे हैं, ऊंचे ऊंचे दामों पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तानी आर्मी जितनी भी बिजनेस करती है ना, इन सब में टैक्स में छूट है, तो टैक्स भी नहीं देना पड़ता। तो ये तो हो गया आपको रियल एस्टेट। फर्टिलाइजर, खाद और सीमेंट, पाकिस्तानी आर्मी से ज़्यादा बड़ा धंधा पाकिस्तान में किसी का नहीं है। मीट, पूरे पाकिस्तान में मीट खूब खाते हैं, पूरे मीट का कंट्रोल पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में है। ये जो विंड सोलर सिस्टम है एनर्जी पावर के लिए, ये पाकिस्तानी आर्मी सबसे बड़ा वहाँ पर इस धंधे में भी है। माइंस, बहुत पैसे हैं इसमें। ये सारे माइंस सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी आर्मी के कब्जे में। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल, मेडिसिन, मेडिकल स्टोर, इन पे भी पाकिस्तानी आर्मी का कंट्रोल है। ब्रेड तक पाकिस्तानी आर्मी बेचती है, पाकिस्तानी आर्मी के बेकरी में ब्रेड बिकते हैं। गैस और पेट्रोलियम आम लोगों की ज़रूरत की चीज़ है। कार में, स्कूटर पे, बाइक में आपको पेट्रोल भराना है, गैस है, घर में गैस पे खाना बनाना है। सबसे बड़ी गैस और पेट्रोलियम गुड्स की जो पाकिस्तान में जिसके पास बिजनेस है वो पाकिस्तानी आर्मी है। इतना ही नहीं, जैसे अपने यहाँ स्पेस इसरो है, अभी हम चांद तक पहुंचे, नॉर्थ पोल पे पहुंचने वाले दुनिया के हम पहले देश हैं। पाकिस्तान की स्पेस प्रोग्राम नाकाम रही, लेकिन उसके बावजूद जो उनका स्पेस प्रोग्राम को जो देख रेख करते हैं वो भी पाकिस्तानी आर्मी के अंडर में है। उनका नाम है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुपारको। ये भी सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो है इसका, इस स्पेस एजेंसी सुपारको का, पाकिस्तानी आर्मी के पास है। जितने PSU हैं वहां पे पाकिस्तान में, चाहे वो वाटर पावर डेवलपमेंट हो या फिर नेशनल लॉजिस्टिक सेल हो या फिर PWD टाइप की चीज हो, इन सब में भी पाकिस्तानी आर्मी का हाथ है। और तो और गेहूं, चावल, ये सब भी सब्सिडी में पाकिस्तान की आर्मी ही बेचती है। मतलब ब्रेड से लेके कपड़े, तेल, गैस, साबुन, मंजन, हर चीज आप सोचिए, दवाएं, हॉस्पिटल, घर, जमीन, प्लॉट, सब कुछ पाकिस्तानी आर्मी। अब ये पाकिस्तानी आर्मी जो बेचती है तो इसके पैसे कहां जाते हैं? एक तो टैक्स फ्री है, तो जितने भी पाकिस्तानी आर्मी के बड़े अफसर होते हैं, जनरल, इसके प्रॉफिट सीधे उनको जाता है और हर साल उनका ये बिजनेस 20 से 30% तक ग्रो करता है। और इनका ग्रो करता है और इसके बाद जो पाकिस्तान में दूसरी बेचारी कंपनियां हैं प्राइवेट, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ अंबानी है, अडानी है, टाटा है, बिरला है और भी है, तो ये सब सर्वाइव करते हैं, पैसे भी कमाते हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के अलावा जितने लोग बिजनेस करते हैं लगभग बहुत या तो घाटे में है या मामूली मुनाफा, क्योंकि सारा मुनाफा पाकिस्तानी आर्मी, कंट्रोल है उनका। ये है तो वो नहीं बेचेगा, वो है तो वो नहीं खरीदेगा। तो जब ऐसा सिस्टम होगा, ऐसी डिक्टेटरशिप होगी तो कौन खरीदेगा? तो ये तो हो गई आर्मी की इसकी बात। अब इनका जो बंटवारा और खेल लेके आर्मी की एकता का, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट होता है उसमें पाकिस्तान आर्मी में जो ऊपर के पोस्ट पे है, टॉप 100, सबसे ज्यादा रकम कमाई के उनके पास जाते हैं। रिटायर हो जाएंगे तो भी उनको मिलेगा। और ये वो लोग स्टेक होल्डर होते हैं इसके, पाकिस्तानी आर्मी के जो चीफ लोग हैं, सीनियर लोग हैं। जो इसमें से नीचे के लोग हैं, जैसे आर्मी जनरल, उसकी तो बेइंतहा कमाई होती है। उसके बाद उसके 100 जो नीचे के लोग हैं, अलग अलग जनरल, उन सब की बेहतरीन कमाई होती है। जो नीचे के 50% रिटायर्ड कमांडर्स और उसके ऊपर के ऑफिशियल हैं, इससे ऊपर के पाकिस्तान आर्मी में या पाकिस्तानी नेवी में या एयरफोर्स में, इनको भी डायरेक्टली इसी का मुनाफा जाता है। रिटायर हो गए, पूरी जिंदगी आप तसल्ली से बैठकर खाइए।
जो बाकी के 30% नीचे के लोग हैं और नीचे थोड़े से हैं जिनको पूरे पैसे नहीं मिल रहे, उनके लिए भी इंतजाम है वहाँ कि चलो तुमको एम्बेसडर बना देंगे, फॉरेन सर्विस में डाल देंगे, ब्यूरोक्रेसी में डाल देंगे। अब और नीचे आइए पाकिस्तान में, ऊपर से नीचे तक वालों का ख्याल रखा जाता है। जो नीचे के हैं बेचारे, बहुत हाई रैंक के काम नहीं करते हैं, उनको भी कहा जाता है तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद भी तुम्हारे रोजगार या तुम्हारे खाने पानी का पूरा इंतजाम है। उनको अलग अलग गवर्नमेंट की एजेंसियां जो होती हैं उसमें लगा दिया जाता है, जैसे किसी बोर्ड में कुछ बैठा दिया कहीं और। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब एक भी आर्मी वाले को छोड़ते नहीं है, लेकिन ऊपर वाले के तो कमाई की गिनती ही नहीं है कि वो कितने पैसे कमाते हैं। अब कितने पैसे कमाते हैं और कितने पैसे हैं, इसकी एक लिस्ट अगर आप देखेंगे, पाकिस्तान का जो 22-23 का बजट, आप इस तस्वीर से देखिए, टोटल पाकिस्तान का बजट वो था 9,502 बिलियन डॉलर, यानी कि 9502 बिलियन डॉलर टोटल पाकिस्तान का बजट। और पाकिस्तान के डिफेंस यानी आर्मी का बजट कितना था उसमें से 1523 बिलियन। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि 9,500 बिलियन में से 1,500 बिलियन तो सिर्फ डिफेंस को चला गया, आर्मी को। सिर्फ पाकिस्तान के टॉप 100 जो आर्मी के ऑफिशियल्स हैं उनका नेटवर्थ का भी एक रिपोर्ट आई है, 3,500 करोड़ से ज्यादा है। 100 आर्मी के सिर्फ ऑफिशियल्स के 3,500 करोड़ रुपए। पाकिस्तान में कंगाली है, भूखमरी है, गरीबी है, लेकिन आप इनके 100 सिर्फ लोगों की कमाई देखिए। पाक आर्मी का अपना नेटवर्क जो ये आपको बताया सारा, ये जो बिजनेस करते हैं, 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ है जो ये सिर्फ कर रहे हैं। अब आइए, ये सब कुछ होने की, इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, पाकिस्तान के एक आर्मी के चीफ थे जावेद बाजवा, कमर जावेद बाजवा, वो रिटायर हुए, तो इन लोगों को अपना कुछ देना पड़ता है, कुछ फिगर। तो 2016 में कमर बाजवा की जो वाइफ थी उनका नेटवर्थ, उनकी कमाई दिखाया गया था 0 रुपीज 2016 में। 2023 में कमर बाजवा की वाइफ का नेटवर्थ, अकेले उनकी वाइफ का जो है नेटवर्थ, वो था टोटल करीब 22 करोड़ रुपए, बल्कि सॉरी 220 करोड़ रुपए, 220 करोड़। जनरल की पाकिस्तानी आर्मी के सबसे बड़े चीफ, उनकी वाइफ 2016 में 0 रुपीज, 2022 में 220 करोड़ रुपीज। और पूरे बाजवा फैमिली का नेटवर्थ, जिनका इनका शुरू में 5 करोड़ भी नहीं था, रिटायरमेंट के बाद इनका पूरा बाजवा फैमिली का जो नेटवर्थ है वो है 1270 करोड़ रुपए। अब यही वजह है कि जब आर्मी में इतनी कमाई है, आप बिजनेस कर रहे हो तो सब मिलके रहेंगे। ऐसे में अगर कोई पॉलिटिशियन आता है और वो इस तरफ देखता और कहता है कि ये क्या आपका काम है देश की हिफाजत करना, आप तो धंधा कर रहे हो, आप तो बिजनेस कर रहे हो, तो जब जब ऐसा होता है पाकिस्तानी आर्मी उसको किनारे कर देती। कई पाकिस्तान के पीएम मरे, गोली चली, आज तक एक का भी खुलासा नहीं हुआ है। बेनजीर भुट्टो को गोली मारी गई, इमरान खान पे भी हाल में गोली चली, आपके इवन ज़ियाउल हक प्लेन से आए, उसके बाद ब्लास्ट हुआ, क्या हुआ पता नहीं। आपके देश निकाला हो गया परवेज मुशर्रफ, जो खुद तख्ता पलट गया था नवाज शरीफ का, बाहर। एक और थे, वो भी बाहर। तो कितने लोग मरे, कितने को, भुट्टो को तो फांसी ही दे दी गई। तो इन सब के पीछे कौन हो सकता? वजह यह कि आर्मी के पास पैसे इतने, अडानी अंबानी से भी ज्यादा, कि कोई भी अगर उनका बाहरी आता है, पॉलिटिशियन आता है, तो वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। और एक ही सूरत में बर्दाश्त करते हैं कि या तो तुम आंख बंद करके रहो, हमें जितने प्लॉट चाहिए ये तुम करो, हमारे बिजनेस के लिए जो कानून है, रेट बढ़ाना है तो रेट बढ़ाओ, नहीं बढ़ाओगे तो सरकार गिरा दूंगा, या फिर तुमको अंदर कर दूंगा, या बाहर भेज दूंगा, या फिर किसी झूठे केस में फंसा दूंगा। ये शुरू से पाकिस्तान में होता रहा है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान के साथ भी पाकिस्तानी आर्मी, कई ऐसे पॉलिटिशियन आए जो इंडिया के साथ बेहतर रिश्ते बनाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी को पता है कि अगर इंडिया के साथ रिश्ते अच्छे हो गए तो फिर ये इतना जो खर्चा है डिफेंस बजट का, करीब 1523 बिलियन, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।
और फिर पाकिस्तानी आर्मी ये सब धंधा कैसे करेगी वहाँ लोगों को। लेकिन उसका नुकसान ये हो रहा कि पाकिस्तान कंगाल, पाकिस्तान एक बिगर देश के तौर पर आया, क्योंकि वो सिर्फ लोन 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 और एड पर ही सफ़र कर रहा है। पूरे पाकिस्तान में आपने देखा होगा ब्लैकआउट, बिजली की किल्लत है, वहाँ पे खाद्य की कीमत है, गेहूं की बोरियां लूटी जा रही थी, पेट्रोल के दाम, सब्जियों के दाम, अनाज के दाम आसमान छू रहे हैं। वजह यह है कि कंट्रोल आर्मी का है और आपका ना प्रोडक्शन है ना आपका एक्सपोर्ट है। पाकिस्तान के खजाने में पैसे नहीं बचे, फॉरेन एक्सचेंज जो कहते हैं हम, फॉरेक्स मनी, क्योंकि कोई भी देश जब बाहर से कोई चीज़ खरीदता है तो उसके लिए आप पाकिस्तानी करेंसी तो देगा नहीं, औकात नहीं है उसकी। तो हर देश दो चीज़ों से खरीदता है, मेनली गैस हो या ऑयल हो, आपको ये दो चीज़ें तो ज़रूरी है, क्योंकि तेल और गैस तो आप पैदा नहीं करते हो। तो या तो गोल्ड का आपके पास खजाना हो, गोल्ड देकर खरीदिए, या फिर फॉरेन करेंसी हो जैसे कि डॉलर हो, या उस देश की करेंसी जहाँ से आप खरीद रहे हैं। तो पाकिस्तान के खजाने में वो भी नहीं है, बहुत कम है फॉरेन करेंसी। पता नहीं कब तक ऐसे चलेगा। श्रीलंका का हाल आप देख चुके हैं, हाल में कंगाल हो चुका था। लेकिन आर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आर्मी मालामाल, यानी कि एक देश कंगाल हो रहा है, आर्मी मालामाल हो रही। दुनिया में हर देश आर्मी को ओन करती है। एक देश होता है तो अपनी हिफाजत के लिए आर्मी रखती है, लेकिन पाकिस्तान में कहते हैं कि पाकिस्तान में आर्मी एक देश को ओन करके रखी हुई है। उल्टा है, पाकिस्तान को एक आर्मी ने ओन किया हुआ कि तुम हमारे देश हो, वरना बाकी देश ये कहती कि तुम हमारी आर्मी हो। ये उल्टा, और ये वो आर्मी है। 1947 से आज तक पाकिस्तानी सेना ने, पाकिस्तानी आर्मी ने एक भी जंग नहीं जीती। लेकिन कहावत ये भी है कि आज तक पाकिस्तानी आर्मी एक भी चुनाव नहीं हारी। चुनाव कैसे हारेगी? जिसको वो चाहती है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। अभी आप देख लीजिए, इमरान खान से अनबन हुई बाजवा की, वो किसी और को बनाना चाहते थे, जिसको वो बनाना चाहते थे आर्मी चीफ, वो नवाज शरीफ खेमे का था। इमरान खान को लगा तख्ता पलट देगा, वो तैयार नहीं हुए। इमरान खान ही बाहर, अब जेल के अंदर है, कई सारे केस खुले हुए। ये नवाज शरीफ कुछ वक्त पहले लंदन में थे, अब वापस आ गए हैं, क्योंकि अब आर्मी इनकी दोस्त हो गई है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐसे ही चल रही है। लेकिन पाकिस्तान कंगाल है, और आपने सुना होगा बार बार पाकिस्तान भीख मांग रहा है। एक तरह से यही शब्द पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने खुद कहा है कि बेगर्स हैव नो चॉइस। अब कर्ज कहां से लें? अमेरिका ने इस वक्त देना बंद कर रखा है, चीन मतलब ही है, दे रहा है। जिस दिन लोन नहीं लौटाओगे उस दिन वो जमीन कब्जा लेगा। तो अब दो जगह बचती है, एक है आपका वर्ल्ड बैंक, एक है आईएमएफ। आईएमएफ मींस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक आमतौर पे, जैसे हम आप बैंक से लोन लेते हैं, हमें घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो तो हम लोन लेते हैं। कई बार रिस्की भी होता है, लोन नहीं लौटाते हैं तो उठा लेते हैं गाड़ी। लेकिन कहते हैं कि दुनिया में किसी देश को कर्ज देना बड़ा सेफ होता है, क्योंकि भाई ये कंट्री हो, लौटाओगे इस बात की तो गारंटी है। तो अब ये दो अलग अलग चीजें हैं। वर्ल्ड बैंक भी कर्जा देती है, आईएमएफ भी देती है। ये दोनों अलग क्यों देती है? वजह यह है कि दोनों अलग अलग चीजें। वर्ल्ड बैंक किसी भी देश को सिर्फ इसलिए कर्जा देती है कि उस देश में कोई डेवलपमेंट का काम हो। जैसे हमारे यहाँ रेलवे की जाल बिछाना, हमें हाईवे बनाना हो, हमें सड़क बनाना है, एक्सप्रेसवे बनाना हो, हमें बेहतरीन हॉस्पिटल बनाने हैं, बेहतरीन बाकी चीज़ें बनाने हैं, कॉलेज स्कूल बनाने हैं। तो जहाँ लगेगा कि ये विकास का काम के लिए पैसे मांग रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए, तो वर्ल्ड बैंक मदद करती है। तो एक जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है उस पर वर्ल्ड बैंक कर्जा दे देती है, आप ले लेते हैं। लेकिन कंगाली के लिए वर्ल्ड बैंक कर्जा नहीं देती है कि आप भैया खाली कर्जा लिए जा रहे हो, लौटा भी नहीं रहे हो, और आपको क्यों कर्जा चाहिए। तो जैसे ऐसा नहीं, वर्ल्ड बैंक से हम लोगों ने, इंडिया ने भी कब्जा लिया, रेलवे के लिया और भी कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए लिया, लेकिन हम डेवलपमेंट के लिए ले रहे हैं। अब ये नहीं कि हम वर्ल्ड बैंक से पैसा लें और हम उसका हथियार खरीदना शुरू कर दें, ये हो ही नहीं सकता है। तो वर्ल्ड बैंक हमेशा डेवलपमेंट के लिए पैसा देता है। अब पाकिस्तान में डेवलपमेंट तो हो नहीं रहा, क्योंकि वैसे ही पैसे नहीं है उनके पास। तो एयरलाइंस के पेट्रोल के लिए भी पैसे नहीं है, लोगों को बिजली देने के लिए पैसे नहीं है। बचा आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको कहते हैं। अब पाकिस्तान आईएमएफ से 13 बार लोन ले चुका है, लेकिन एक बार भी अभी तक लौटाया नहीं। अब आईएमएफ इसीलिए पाकिस्तान को लोन नहीं दे रहा है। अब आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से अलग कैसे है? तो आईएमएफ के साथ करीब 190 प्लस कंट्री जुड़े हुए हैं। इसको ऐसे समझिए कि जैसे एक बहुत सारी वो महिलाएं करती हैं ना, वो पैसे जमा, किटी पार्टी। तो किटी में क्या होता है कि 10 दोस्त या 15 दोस्त बैठ गए, ये मेल भी करते हैं,
और ये हुआ कि यार किटी करते हैं तो हर एक ने 100-100 रुपए दे दिए, मान लीजिए 10 है। उसके बाद ये होता है कि चलो पहले या तो कुछ लॉटरी निकालते हैं कि आज इसका निकला तो ये तुम 10-100 के हिसाब से 1000 तुम्हारे। अब वो अगले 9 महीने तक देता रहेगा, तो सबके हिस्से में आ गया एक एक करके। तो आईएमएफ ने भी ये किया कि उसने पूरे देश से कहा कि देखो कभी भी कोई मुसीबत आ सकती है। वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट के लिए लोन देती है, आईएमएफ मुसीबत के लिए लोन देती है। कैसी मुसीबत? आपके यहां नेचुरल डिजास्टर हो गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, या कोई और सुनामी आ गई, तबाही आ गई, तो कहता है कि भाई ऐसे में मदद करो। ये आपके ऊपर हमला कर दिया किसी ने, जंग हो गई, जंग में सारे पुल, सड़क, जो बाकी चीजें हैं, अस्पताल, कॉलेज सब उड़ गए, टूट गए, जैसे अभी यूक्रेन में हो रहा है। तो आईएमएफ मुसीबत में एक बेहतर सोच के साथ ऐसे देशों को कर्ज देती है, लेकिन आईएमएफ अपने जेब से नहीं देती है। आईएमएफ ने एक किटी पार्टी बना रखी है, जैसे 190 देश इस किटी पार्टी में उसके साथ शामिल है। वो कहती है भाई अपने अपने औकात के हिसाब से आप लोग इसमें पैसे डालो, और जब बुरा वक्त आएगा तो ये रख लो। तो ये बड़ी अच्छी सोच है कि कभी बुरा वक्त आए किसी के भी साथ, किटी पार्टी में होता यही है ना कि कभी अचानक इतने सारे इकट्ठे पैसे हैं, किसी की मुसीबत आ गई तो लोग कहते हैं अच्छा ये वाली किटी तुम उठा लो। सेम आईएमएफ के साथ है, वो 190 देश है, कहता अपने अपने हिसाब से यार इसमें तुम जमा करते जाओ ताकि कल को तुम्हारा कोई बुरा वक्त आए तुम इसमें से पैसे ले सकते हो, और हम और भी दे सकते हैं, बाद में लौटा देना जब किसी और की किटी में। आईएमएफ में जो पैसे जमा करते हैं उनमें टॉप 10 में इंडिया का नाम आता है जो पैसे जमा करता है, और सबसे कब जो है जमा ही कौन करता, वो पाकिस्तान है। तो लेकिन खैर हटाइए, 13 बार आईएमएफ ने पाकिस्तान को दे दिया। अब पाकिस्तान बार बार जाते हैं, लेकिन आईएमएफ पूछता कि भैया तुम्हारे पास मुसीबत क्या है? तो कहते हैं हम कंगाल हो रहे हैं, हमारे पास गैस खरीदने के नहीं है, तेल खरीदेंगे। तो फिर ह्यूमन ग्राउंड पे भी कहता अच्छा लोग भूखे मर रहे हैं, चलो कुछ दे दो। लेकिन वर्ल्ड बैंक जो देता है वो डेवलपमेंट के नाम पर शर्तें नहीं रखता है, उसका ये कि ये टेन्योर है, इतने इंटरेस्ट है, आप देते जाना। आईएमएफ की बड़ी सख्त शर्तें होती हैं। एक, जब पैसे देता है तो फिर ये भी देखता है कि इसका सही यूज कर रहा है कि नहीं, ले रहा है तेल के नाम पर खरीद, हथियार तो नहीं रहा कश्मीर के लिए। नंबर 2, वो कहता है कि तुमने पैसे तो ले लिए, तेल भी खरीद लो, लेकिन तुम अगर सरकार पॉपुलर है और वो कह रही है हम चुनाव जीतने के लिए तेल 10 रुपए से 5 रुपए कर देंगे, तो यार ये तो हमारा नुकसान है, पैसे डूब जाएंगे। तुम सस्ता नहीं करोगे, तुम तेल महंगा कर दो, तुम गैस महंगा कर दो, तुम ये चीजें महंगा कर दो। आईएमएफ ये भी कंट्रोल करती है, कहती है आप इन के रेट्स बढ़ाओ। अब गवर्नमेंट की प्रॉब्लम ये है कि चुनाव सर पर है, महंगाई कर देगी, रेट बढ़ जाएगी, तो लोग उसको जीना हराम कर देंगे। तो आईएमएफ इसलिए फिर पैसा देना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जब पैसे नहीं देती आईएमएफ तो पाकिस्तान चीन की तरफ, कभी अमेरिका की तरफ नजरें घुमाता है कि भाई कुछ दे दो। लेकिन आप सोचिए कि ऐसा कौन सी दुनिया में देश होगा जो देश कंगाल है, जहां बेचारे लोग परेशान हैं और वहां की आर्मी सारे माला माल, मतलब कई कई 100,000 करोड़ रुपए के मालिक हैं। और यही वजह है कि इस सारी चीजों पे कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान की आर्मी जिंदगी में नहीं चाहती कि वहां एक मजबूत सरकार हो। और पिछले 77 सालों में इतिहास है कि पाकिस्तान ने 29 प्राइम मिनिस्टर देखे, लेकिन एक ने भी 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं किया। इस दौरान में कई पीएम मरे, कई बाहर गए, कई कुछ को फांसी हो गई, लेकिन एस्टेब्लिश नहीं हो पाए, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी जिंदगी में नहीं चाहती कि एक मजबूत सरकार पाकिस्तान में आए जो लोगों की भलाई करे। और मजबूत आएगी, ताकत होगी, तो फिर लोगों का भला होगा, पाकिस्तान के लोग। और पाकिस्तान के लोगों का भला होगा तो उन्हें लगेगा हाँ यार ये चीज़ें तो हमारी है, ये सस्ती मिल सकती है। लेकिन जिस चीज़ पे पाकिस्तानी आर्मी का कंट्रोल है, वो अपने हिसाब से गेहूं, दाल, चावल, आटा, तेल बेच रहा हो, सोचिए, तो फिर लोगों के पास चॉइस कहाँ है? ऊपर से आर्मी है, आप आवाज़ भी नहीं निकाल सकते, ना उठा सकते हो। एक फ्री की ज़मीन आर्मी खरीद कर 100 रुपये में बेच रही है, और वही ज़मीन एक दूसरा जो डेवलपर है या बिजनेसमैन है वो उसको 150 में अगर बेचेगा तो आर्मी वाले उसको डंडा कर देते हैं कि भाई तुम ऐसे नहीं चलेगा, ये हम बेचेंगे। तो गुंडागर्दी यहाँ पे है। बस इसी से समझ लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते कभी अच्छे क्यों नहीं हो सकते।
और पाकिस्तान की जनता जब जब, ऐसा नहीं है वहाँ की जनता को भी ये सब चीज़ें पता नहीं है, बहुत सारी रिपोर्ट आ चुकी है, छप चुकी है। पाकिस्तान की जर्नलिस्ट ने ही आर्मी की ये इनसाइड स्टोरी की एक पूरी बुक लिखी है। लेकिन परेशानी है कि जब जब जनता वहाँ विरोध करती है तो पाकिस्तानी आर्मी के पास एक ही सुर, एक ही धुन, और वो है कश्मीर। वो बस उठ के आते हैं और कहते हैं कश्मीर, कश्मीर को लेना है, और इसके बाद पाकिस्तानी जनता को अपने सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। कहते कोई बात नहीं, एक वक्त नहीं खाएंगे, एक दिन गाड़ी नहीं चलाएंगे, एक दिन अंधेरे में सो लेंगे, बट ठीक, सेना सही कह रही। लेकिन कब तक? एक ना एक रोज़ लोगों की आंखें खुलेंगी, पाकिस्तान की जनता की, आवाम की, और फिर पाकिस्तानी आर्मी का हिसाब किताब होगा। और होना भी चाहिए। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ज़रूरी है कि एक सरकार सबसे ऊपर हो, मजबूत हो, और आर्मी का वही रोल है जो उनको करना चाहिए, जैसे हमारे देश में, जैसे दुनिया के बाकी देशों में। लेकिन जिस देश की आर्मी साबुन, तेल, मंजन, गाड़ी, घर, बंगला बेचने लगे, फिर आप उससे क्या उम्मीद करेंगे? तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा भी। और मुझे लगता है कि एक कहावत है कि किसी के लिए भी एक अच्छा पड़ोसी होना बहुत ज़रूरी है। तो काश पाकिस्तान की आर्मी भी ये समझ जाए और ये लालच और ये सारी चीज़ें छोड़ दे। लोग मर रहे हैं, कंगाल हैं, लोन पे लोन मांग रहे हैं, और वो अपना घर आबाद किए जा रहे हैं। लंदन से लेकर, स्पेन से लेकर अमेरिका तक का पाकिस्तानी आर्मी के इतने जनरल और उसके नीचे के लोग हैं जिनकी बेइंतहा प्रॉपर्टी है। उनके बच्चे सब विदेश में पढ़ते हैं, वो जाकर वहीं सेटल हो जाते हैं, लेकिन जनता वही है। अब पता नहीं पाकिस्तान की आवाम को भी ये चीज़ें कब समझ में आएंगी। तो आज की कहानी में इतना ही। कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज अरसलान, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अरसलान। और ये भेजा आयशा और अब्दुल करीम ने, उनके बेटे हैं अरसलान। अनिकेत का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अनिकेत। और यूपीएससी के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऑन द बेस्ट अनिकेत। आप जरूर यूपीएससी निकालोगे, बस हिम्मत मत हारना, मेहनत किए जाना। ईशान सिंह, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे ईशान। और ये भेजा प्रेम ने है। साथ ही सुनील सचपारा, इनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सुनील। वाइफ का नाम इन्होंने भेजा नहीं, आजकल लोग वाइफ को भूलते जा रहे हैं। भेजा इन्होंने देवभूति और जिहावी हैं, इनकी बेटियां हैं। निरंजन प्रजापति, इनकी भी आज मैरिज एनिवर्सरी, और देखिए इन्होंने भी अपना तो भेज दिया, वाइफ का नाम ही नहीं भेजा। क्या हो रहा है आप लोगों को यार? देख लीजिएगा आप लोग घर में अपने अपने पतियों को। स्वाति रानी और दीपक शर्मा, चलिए अच्छे लोग निकले। इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है क्योंकि दोनों का नाम आया है। इसके अलावा पूनम कांदूकर और भूषण कांदूकर, इन्होंने भी भेजा, देखिए जोड़ी के साथ नाम। आप दोनों की हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और साथ ही राशि शर्मा और अरविंद, आप दोनों को भी है हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी और बहुत बहुत बधाई। आज हमारे दफ्तर में दो खास क्राइम तक फैमिली मेहमान आए थे और वाकई मिलकर बहुत अच्छा लगा। और इनका जो निक नेम है वो बहुत पहली बार मैंने लाइफ में सुना और बहुत खूबसूरत है। वो सेहतमंद, हेल्दी, स्वस्थ। तो एक थी हुमैरा और एक लीना। लीना बड़ी बहन, हुमैरा छोटी बहन। और ये दोनों वैसे अफगानिस्तान की हैं, लेकिन अफगानिस्तान के हालात ऐसे थे, इन्होंने जो लीना ने मुझे कहानी सुनाई, कैसे इनकी माँ के ऊपर भी जुल्म हुआ और कैसे इनका परिवार फिर अफगानिस्तान छोड़ने को मजबूर हुआ। उसके बाद ये लोग वहाँ से निकले, फिर जर्मनी गए, और अब ये दोनों अमेरिका में हैं और सैन फ्रांसिस्को में। तो बहुत अच्छा लगा मुझे लीना और हुमैरा, आप दोनों से बात करके। ऊपर वाला आप लोगों को हमेशा अच्छा रखे, और यही दुआ करूँगा अफगानिस्तान के हालात फिर से अच्छे हों और अफगानिस्तान में फिर आप लोग लौटे और अपनों से मिले। थैंक यू सो मच मुलाकात के लिए। इसके अलावा विकास मीना, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। कस्तूरी निनी, इनकी एक शिकायत है कि बीच में वही आ जाता है ऐड, नाम नहीं लूँगा, क्या करूँ कस्तूरी जी। पद्मुन्या राव, इन्होंने एक जोक भेजा। उन्होंने कहा कि सर पुलिस स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, यानी कि पुलिस मेल है या फीमेल है। मैंने कल वाइफ से भी पूछा और बड़ा अच्छा जोक है इनका कि हम ये तो कहते हैं कि पुलिस आ रही है और पुलिस जा रही है, पुलिस आ रहा और जा रहा कभी नहीं बोला। हाँ, ये कह सकते हैं पुलिस वाली आ रही है और पुलिस वाली जा रही है, पुलिस वाला आ रहा है और पुलिस वाला जा रहा है। वैसे आपने सही कहा,
पुलिस में है तो ज़्यादातर मेल, लेकिन पुलिस के बारे में जब बात करते हैं तो फीमेल हो जाता है कि पुलिस आ गई। राजेश समुनत एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा नमिता श्रीवास्तव, थैंक यू सो मच नमिता आपके इस प्यार भरे मेल के लिए। उर्मी सिंह, थैंक यू सो मच, और आपके बेटे उत्कर्ष को भी। और मैं डेट हर कहानी में तो लेता नहीं हूँ, और दिन हाँ मंडे कई बार बोल देता हूँ, तो कोई बात नहीं उत्कर्ष बेटा, इस मंडे को फिर बताऊंगा कि आज मंडे है। तो आज कहानी में इतनी ही। अब आपसे मुलाकात होगी वैसे तो मंडे को कहानी में, लेकिन कल संडे है तो कल फॉलोअप के नए एपिसोड के साथ रात 9 बजे मैं हाजिर होऊंगा। और वैसे कहानी में अब मंडे को आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।